विजय कानपुर की तहसील के बाहर एक गोलगप्पे का ठेला लगाता है। लेकिन तहसील से एक व्यक्ति आता है और विजय से कहता है कि तुम अंदर चलो, तुम्हें एसडीएम साहब बुला रहे हैं। तो विजय डर जाता है, घबरा जाता है, सोच में अंदर की तरफ जाता है और विचार करता रहता है जाते जाते, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो एसडीएम साहब मुझे बुला रहे हैं। और घबराहट में वो अंदर की तरफ जाता है। दोस्तों, क्यों एक गोलगप्पे वाले को एसडीएम साहब ने बुलाया, क्या उससे गलती हो गई, क्या उसने गुनाह किया था, ये सब कुछ आप इस रियल स्टोरी में आगे चलकर जान सकते हैं अगर आप ये कहानी पूरी सुनोगे तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हो तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है बनारस के मुगल सराय से और खत्म होती है कानपुर की तहसील पर। क्योंकि बनारस में ये विजय पहले रहा करता था और वहीं पे इसका घर था, दुकान थी, मकान था और जायदाद थी। मतलब इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। बनारस में ही एक लड़की रहा करती है जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि का पिता भी वहीं पर रहता है, थोड़ी ही दूर दूर पर इनके घर होते हैं। अब जो रश्मि है, ये शादी की उम्र इसकी हो जाती है और इसके पिता इसके लिए एक लड़का तलाशते हैं। जब लड़का तलाशा जाता है तो रश्मि के पिता को विजय ही मिलता है, क्योंकि विजय अपने खानदान का एक लौता वारिस था। इसके पास जमीन भी थी, दुकान भी थी, जिन दुकानों से इनको बहुत सारा किराया मिला करता था। तो जो रश्मि का पिता है वो बहुत खुश हो जाता है अपनी बेटी के लिए विजय को देखकर। और ना ही विजय में कोई भी ऐसा ऐब नहीं था। जो एक पिता अपनी बेटी के लिए परफेक्ट वर ढूंढता है, वही वर रश्मि के पिता को विजय लगता है। अब रश्मि का पिता अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का तलाशा है। लड़का काफी अच्छा है, देखने में भी सुंदर है और ना ही उसमें कोई कमी है और किसी भी चीज का उसमें ऐब नहीं है। रश्मि कहती है कि पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे पैरों में शादी की जंजीरें डाल देंगे तो मैं आगे कैसे पढ़ूंगी। रश्मि का पिता कहता है कि बेटी, मैंने विजय के परिवार वालों से बात कर ली है, वो तुम्हारी पढ़ाई से उनको कोई दिक्कत नहीं है और एक समझदार सुलझी हुई फैमिली है, तो वो तुम्हारी पढ़ाई पर अंकुश नहीं लगाएंगे। तुम शांति से उस घर में शादी कर जाओ, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब जो ये रश्मि होती है, ये शादी के लिए मान जाती है। उधर विजय भी शादी के लिए तैयार था, तो बारात आती है, बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों का विवाह हो जाता है। रश्मि अपने ससुराल में पहुंच जाती है। रश्मि जब वहां पर रहती है तो महसूस करती है कि पिता ने सही कहा था कि कोई भी कमी नहीं है इस परिवार में, क्योंकि बहुत सारा पैसा दुकानों से किराए का आया करता था, जमीन भी ठीक थी, पैसा आया करता, तो घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और दरअसल यहाँ पर विजय बहुत अच्छा था, बहुत अपनी पत्नी का मान सम्मान किया करता। और रश्मि के सास ससुर भी इतने अच्छे थे कि वो अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए रोकते टोकते नहीं किया करते थे। रश्मि की पढ़ाई जारी थी यहाँ पर। अब एक दिन इस विजय के दोस्त घर पर आते हैं। घर पर आते हैं तो आते ही पार्टी मांगते हैं विजय से। तो विजय कहता है कि भाई, मैं तो पीता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग अगर पार्टी ले रहे हैं तो मैं पैसे दे देता हूँ, आप जाओ और अपनी पार्टी एंजॉय करो। दोस्त कहते हैं कि हम भाई ऐसे तो नहीं पीएंगे, अगर आप हमारे साथ चलो तभी हम आपके साथ जाएंगे, वरना हम ऐसे नहीं पीएंगे किसी के पैसों से। ये बात जब दोस्त कर देते हैं तो विजय उनके साथ चला जाता है और आज के दिन विजय पहली बार शराब को हाथ लगाता है। अब वहां पर पार्टी शुरू होती है, दोस्त पार्टी करते हैं, तो विजय से कहा जाता है कि एक पैक ले लो, उसके बाद हम तुम्हें नहीं देंगे। अब विजय के दोस्त बार बार विजय को पैक दे देते हैं और विजय को भी अच्छी लगने लगी थी। और अब विजय पैक पर पैक पीता है और बेसुध हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने शराब का सेवन किया था। विजय की जब हालत खराब हो जाती है तो दोस्त कंधे पर हाथ रखकर उसको घर छोड़ने के लिए आते हैं और रश्मि से कहते हैं कि भाभी जी, भैया आ चुके हैं और इन्हें अंदर ले लीजिए। विजय अंदर आता है तो रश्मि काफी परेशान हो जाती है विजय को देखकर कि ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, आज ये क्या कर आए हैं। और रश्मि यहाँ पर परेशान हो जाती है, लेकिन विजय सो जाता है। सुबह होता है तो विजय उठता है। रश्मि कहती है कि तुमने रात बहुत गलत किया जी, मैं तो आपको
बहुत अच्छा अब भी मानती हूँ, लेकिन ये जो शराब होती है ये सेहत के लिए भी और ये जो हमारी मान मर्यादा समाज में होती है ना, उसे भी घटा देती है। रश्मि अपने पति से इन बातों को कहती है। विजय कहता है कि नहीं, मैं अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा और आगे मामला चलता है। लेकिन 2 दिन बाद फिर विजय के दोस्त आते हैं, क्योंकि जो विजय के दोस्त थे वो काफी नल्ले थे, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो फ्री का माल चखने के लिए आसपास घूमते रहते हैं, किसी ना किसी को रोज ऐसे ही मुर्गा बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि रोज का यही सिलसिला हो जाता है। जो विजय था डेली अपने दोस्तों के साथ जाया करता और खूब सारी शराब पीकर अपने घर आता। रश्मि इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। विजय को बहुत समझाया कि तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी मर्यादा सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर विजय नहीं मानता है और विजय रोज वही काम करता है। दोस्तों कहते हैं शराब जो होती है वो पूरे परिवार को नष्ट और तबाह कर देती है। तो पैसों को तो वो इस तरह से बट्टे खाते लगाती है कि घर में अगर कहीं छुपे हुए पैसे भी रखे हैं ना, तो शराबी उन पैसों को भी निकाल लिया करता है। अब घर की हालत बिगड़ने लगी थी कुछ महीनों में ही, क्योंकि विजय बहुत सारा शराब का सेवन और बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था उस समय। तो रश्मि अपने पिता से फोन करती है और कहती है कि पिताजी मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई करूं या इन्हें देखूं या परिवार को देखूं, माहौल इतना खराब घर का हो रहा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब रश्मि का पिता ये बातें सुनता है तो अपनी बेटी को अपने पास बुला लेता है और विजय अकेला हो जाता है, लेकिन विजय शराब को छोड़ने का नाम नहीं लेता। अब रश्मि का पिता एक केस फाइल करता है डिवोर्स के लिए और विजय को डिवोर्स दे दिया जाता है, क्योंकि रश्मि काफी परेशान हो चुकी थी अपने पति से। जब रश्मि पति को छोड़ देती है तो अब ये विजय और भी शराब में डूब जाता है और धीरे धीरे अपनी दुकानों को बेच देता है, जिन दुकानों से इनका घर खर्च चलता है। दुकानें जब बिक जाती हैं शराब के सेवन में, तो घर में अब रह गई जो प्रॉपर्टी और जमीन होती है, और उस जमीन को जो गांव के लोग होते हैं वो हथिया लेते हैं और विजय ठन ठन गोपाल हो जाता है। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचता है। इस दौर में दोस्तों विजय के जो पिता थे उनका भी इंतकाल हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब विजय और विजय की माँ घर पर अकेली रह जाती हैं। घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अब विजय को सोच आती है कि मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। अब विजय सोचता है कि कैसे मैं उभरूं इन चीजों से, कैसे आगे निकलूं इन चीजों से। तो विजय अब अपने एक और दोस्त पर फोन करता है, जो दोस्त इसका कानपुर में गोलगप्पे की ठेली लगाया करता है। विजय जब फोन करता है तो दोस्त इतना अच्छा होता है कि कहता है कि तुरंत मेरे पास आ जा और मैं तुम्हें यहाँ पर काम सिखाऊंगा और काम भी दूंगा, ताकि तुम्हारे घर का गुजारा चल सके। विजय इन बातों को अपने दोस्त से शेयर करता है और अपना बैग बांधकर चल देता है कानपुर की तरफ अपने दोस्त के पास। अब वो दोस्त बड़े ही अच्छे गोलगप्पे बनाया करता है। तो विजय 5 महीने में वो गोलगप्पे सीखता है और एक किराए की रेहड़ी लेता है पहले तो, और अब उस दोस्त की ही मदद से उस तहसील के आगे वो गोलगप्पे बेचा करता और वहां पर वो मशहूर हो चुका था कि भाई बहुत अच्छे गोलगप्पे विजय नाम का ठेले वाला बनाता है। हर लोग उनके पास आते। तहसील में जितने भी सरकारी महकमे पर आदमी लगे हुए थे वो भी विजय से ही खाया करते और बहुत अच्छा उसका नाम चल रहा था। उधर जो विजय की पत्नी, जिसका डिवोर्स हो चुका था, वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है और अब वो एक टेस्ट क्लियर कर कर बन जाती है एसडीएम साहिबा। जब एसडीएम साहिबा बन जाती है तो जगह जगह उसका तबादला होता है। तो इसका तबादला अब जो एसडीएम साहिबा विजय की पत्नी रश्मि बनी हुई है, उनका तबादला आ जाता है कानपुर की उस तहसील में जहां पर विजय गोलगप्पे बेचा करता। अब यहाँ पर रश्मि काफी दिनों से आती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर आती है और जो विजय था वो भी गोलगप्पे मास्क लगाकर बेचा करता और रश्मि उन गोलगप्पों को बड़े ही चटकारे लेकर अपने ऑफिस में बैठी बैठी खाया करती। उसे नहीं पता था कि जिस चीज का वो चटकारा ले रही है वो उसी के पति ने आज बनाई है। अब एक दिन होता है दोस्तों, सभी तहसील से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रश्मि का मन होता है कि वो गोलगप्पे खाएगी। सोचती है कि चलो कोई नहीं, मैं जब बाहर जाऊंगी खुद से तो खुद से ले लूंगी, किसी से वो मंगाती नहीं है। और अब वो अपनी गाड़ी में सवार होकर मास्क लगाकर गोलगप्पे के ठेले पर अपनी गाड़ी को रोक देती है। वो कहती है कि भैया 200 रुपए के गोलगप्पे पैक कर दो,
क्योंकि मुझे घर पर ले जाने हैं। तो विजय बड़े ही अच्छे से पैकिंग करता है। विजय का भी मास्क लगा हुआ है, मैडम का भी मास्क लगा हुआ है, लेकिन विजय को थोड़े से पसीने आने लगते हैं। तो विजय वो मास्क हटाता है और अपने गमछे से अपना फेस साफ करता है। तो उसकी पत्नी रश्मि देखती है और पहचान जाती है कि विजय विजय यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन रश्मि अपना मास्क नहीं हटाती है और वो 200 रुपए के गोलगप्पे अपने घर ले जाती है। जब घर ले जाती है उसके बाद दूसरे दिन जो रश्मि है अपने ऑफिस में बैठी हुई एक व्यक्ति भेजती है और इस विजय को अपने ऑफिस में बुलवाती है। तो वो व्यक्ति विजय को बुलाने के लिए जाता है और यहाँ पर विजय बड़ा ही डरा हुआ सा सोच रहा है कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जो मुझे एसडीएम साहिबा अंदर बुला रही हैं। सोचता हुआ पहुंच जाता है एसडीएम साहिबा के केबिन में, ऑफिस में, और वहां पर खड़ा हो जाता है। मास्क भी नहीं हटा पाता है जल्दी जल्दी में। उधर एसडीएम साहिबा भी मास्क लगाकर बैठी रहती हैं। तो जैसे ही एसडीएम साहिबा अपना मास्क हटाती हैं तो विजय एकदम चौंक जाता है कि रश्मि, लेकिन अपने अल्फाज संभालते हुए विजय कहता है कि नहीं, ये तो एसडीएम साहिबा हैं, मैं इनसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो विजय कहता है कि मैडम आप मुझे क्यों बुला रही हो। तो रश्मि कहती है अपने जिस अधिकारी से उन्होंने उसको बुलवाया था उनको बाहर भेज कर कहती है कि विजय तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, तुम्हारे पास पैसे की भी कमी नहीं थी, घर परिवार ठीक था, माना मेरे सामने तुमने कुछ प्रॉपर्टी को हानि कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी खेत जमीन तो ही, फिर भी आप यहाँ पर ठेला क्यों लगा रहे हो। विजय की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं, इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैडम क्या पूछोगे, आपके जाने के बाद, आप जब से मेरी जिंदगी में गए हो, जो हमारी खेतों की जमीन थी वो गांव वालों ने दबा ली, उसके बाद घर रह जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, मैंने सब कुछ तकरीबन बेच दिया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। जब पास कुछ भी नहीं रहता है तो खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने मुझे एक काम धंधा बताया और मैं तो यहाँ से करीबन 1-1.5 साल पहले से ही यहाँ पर ठेला लगा रहा हूँ। अब रश्मि कहती है कि तुम चिंता मत करो, और रश्मि भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाती है क्योंकि भाई कुछ समय उसने उस व्यक्ति के साथ गुजारा था। कि आप भी सोच कर देखो एक एंगल से कि अगर हम कुछ वक्त, अगर हम रास्ते में ट्रेन में भी किसी को मिल जाते हैं तो 3 या 4 दिन तक उसकी छवि हमारे दिमाग से नहीं जाती, भले ही सामने वाला महिला हो या पुरुष हो। तो वो तो उसका पति था, तो कैसे यादें दिमाग से मिट सकती हैं। अब रश्मि कहती है कि तुम घर जाओ और यहाँ पर दोबारा गोलगप्पे मत भेजना और अपने घर जाओ, क्योंकि विजय की माँ भी बीमार रहती थी और बुजुर्ग हो चुकी थी। तो ये कहती है कि घर जाओ, माँ की सेवा करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। अब रश्मि विजय के खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है, जिनसे विजय अपनी माँ का इलाज कराता है, घर का खर्च चलाता है, कानून के तहत के हिसाब से प्रोसीजर चलाती है। जो विजय की जमीन दबी हुई गांव वालों ने दाव रखी थी उसको भी निकलवाती है और विजय की जमीन विजय को वापस लौटवाती है। यहाँ पर विजय को जमीन मिल जाती है, वो अपनी जमीन में खेती करता है, कुछ दुकानें बनाने की कोशिश करता है और वो इन चीजों में सफल भी हो जाता है। विजय धीरे धीरे सक्सेस होने लगता है और विजय और रश्मि दोनों ही आपस में बातें करते रहते हैं, बातचीत उनकी चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं प्यार वाली फीलिंग दोनों को ही आ जाती है। और जब ये फीलिंग होती है तो जो रश्मि है अपने पिता से फोन करती है, कहती है कि पिताजी मुझे यहाँ पर विजय मिले, वो यहाँ पर गोलगप्पे बेचते थे। उसने अपनी सारी कहानी अपने पिता को बताई और कहा कि विजय अब सुधर चुके हैं। तो पिता कहता है बेटी तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हारा जी करे ऐसा तुम फैसला लो, जीवन साथी तुम्हें चुनना है, क्योंकि अगर विजय ने भी शादी नहीं की है और तुमने भी शादी नहीं की है तो दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या बुराई है। ये सब उसका पिता कहता है। और अब ये जो रश्मि है एक फैसला लेती है विजय से शादी करने का। विजय और रश्मि दोनों ही एक मंदिर में दोनों शादी करते हैं, छोटा सा फंक्शन रखते हैं और हंसी खुशी। जब रश्मि का गृह प्रवेश दोबारा हो रहा था तो सास फूली नहीं समाती है, उसका सारा दुख तकलीफ भूल जाती है और एक ऐसा माहौल घर में बन जाता है जैसा मानो कि एक बूढ़ी महिला जवान हो चुकी है, क्योंकि बेटे की खुशियों के आगे माँ सब कुछ त्याग कर सकती है और माँ जितना खुश होती है ना बेटा को देखकर उतना कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये रियल स्टोरी थी। स्टोरी बनती ही तब है
जब दिलों में फर्क आते हैं या कहीं पर बात बिगड़ जाती है, और जब स्टोरी बने, जब बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मानो एक रिश्ता खराब हो गया लेकिन दोबारा भी वो रिश्ता बन जाए ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या कहोगे इस स्टोरी के बारे में? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन इन स्टोरियों से कुछ सीख लीजिए कि अपने जीवन में ऐसे पल आने ही नहीं चाहिए कि हम अलग हो जाएं और फिर एक साथ हो जाएं। क्या कहोगे इस स्टोरी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।